हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने एनसीईआरटी श्रृंखला में जियोग्राफी जो विषय है उसका चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का आज चौथा और इस विषय का अंतिम वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए तो हम देखते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो हमने क्या पढ़ा था, उसको 1 या 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। उसके बाद हमें आज क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, फिर अपना आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति, अच्छद वनस्पति, देशज वनस्पति, विदेशज वनस्पति। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में यानी कि इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें 2 कारक मुख्यतः निकल कर आए थे। एक आपका धरातल, दूसरा आपका जलवायु। धरातल के आपके 2 प्रकार थे, एक आपका भूभाग, दूसरा आपकी मृदा थी। जलवायु में आपके 3 कारक थे, सूर्य का प्रकाश, तापमान और वर्षा। इस प्रकार से हम पढ़े थे कि किस तरीके से ये चीजें वनस्पति को प्रभावित करती हैं। उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार, सूर्य के ताप, वर्षा, तापमान, भूभाग और धरातल के आधार पर। हमने उसमें आपको तीसरे वीडियो में बताया था कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथा आपका है पर्वतीय वन, पांचवा आपका है मैग्रोवा। तो हमने तीसरे वीडियो में सिर्फ 2 वन, पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में लिख के पढ़ के अच्छे से समझा था। आज हम इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, अगला पर्वतीय वन और अगला मैग्रोवा, ये चीजों को पढ़ेंगे। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त। उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर यानी कि छठे चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं समय को ना कमाते हुए। तो अगला प्रकार है आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। ये आपका तीसरा प्रकार है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। यानी कि हमें इसमें पढ़ना है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, यानी कि 3 नंबर। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, भारत जैसे हम ये बनाएंगे तो ये आपका हो गया उत्तर और ये आपका हो गया पश्चिम। तो इधर जो स्थित है इस क्षेत्र को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप देखेंगे 3 नंबर है, यानी कि राजस्थान, गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में और झारखंड, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय वन या कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लगभग 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। खासकर जब आप राजस्थान क्षेत्र की बात करेंगे तो राजस्थान का मैप कुछ इस तरीके से बनता है, और ऐसे जब अरावली पहाड़ी निकाल देंगे तो इस वाले क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर के आसपास तो वर्षा होगी, लेकिन इस वाले क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में भी 2 चीजें हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है ना। बाकी मतलब कि थोड़ा सा ही भूभाग है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, लेकिन अमूमन यहाँ पे क्या है, 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। कहां पर, यहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है दोस्तों, कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। ये कहां कहां परिस्थिति देखते हैं, या भारत के, यह भारत
के उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पाई तो कुछ कुछ हरियाणा वाले क्षेत्रों में पाई भी जाती है, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे मतलब जो पौधे पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकासिया। उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे वन में जो झाड़ियां, कटीले वन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अकासिया। और उनको हम क्या बोलते हैं? यूफोरबिया। क्या बोलते हैं? यूफोरबिया। उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यूफोरबिया। उसके बाद अगला क्या है? खजूर। खजूर जिसको हम पाम बोलते हैं। बीच में आपने 2-3 साल पहले सुना होगा पाम आया, इंडोनेशिया या ऐसे जो भूमध्य सागर रेखा वाले क्षेत्र पर स्थित देश है, वहां से जब भारत में तेल की कमी हुई थी, पाम ऑयल आ रहा था, वो लोग मना कर दिए थे और इंपोर्ट ड्यूटी, जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो लोग बढ़ा दिए थे। ठीक है, खजूर हो गया। उसके बाद नागफनी या कैक्टस। नागफनी जिसको हम क्या बोलते हैं? कैक्टस। ठीक है दोस्तों, ये चीजें जो है पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आइए सॉरी। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, यानी कि ऐसे पौधे जो बहुत बड़े ना हो, मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, और उनमें झाड़ियां क्या हो? झाड़ियां हो, वो पाई जाए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ी बोलेंगे। जैसे ये कहां पर होंगी? जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां पर होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि के कुछ क्षेत्रों में, यानी कि इस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला हो गया, उन वनस्पतियों के नाम क्या क्या है? उन वनस्पतियों के नाम में है अकासिया, यूफोरबिया, खजूर यानी कि पॉम, नागफनी यानी कि कैक्टस। सोचो, जहां पे पानी नहीं है फिर भी ये पौधे वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं, तो इन पौधों के बारे में कुछ विशेषताएं देख लो। यानी कि ये देशज हैं, इनको हम देशज की श्रेणी में डाल सकते हैं, विदेशज की श्रेणी में नहीं। इनकी खासियत क्या है? इनकी जो जड़ें हैं जब जमीन में जाती हैं, पेड़ भले ही इतना ऊंचा हो, बस इतना ऊंचा, 1 फीट का, 3 फीट का, 2 मीटर का, नीचे से इतना ऊंचा, लेकिन इनकी जड़ें 100-100 मीटर, 150-150 मीटर, 200-200 मीटर, 250-250 मीटर तक जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर इधर उधर भटकती रहती हैं। जहां इनको पानी का स्रोत या नमी मिल जाएगी, इनकी जड़ें वहां पे रुक जाएंगी और अच्छे से पानी अवशोषित करके पेड़ को देती रहेंगी। ठीक है, अब जब पेड़ को देंगी, ऊपर से जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, प्रकृति का चमत्कार देखिए, जब ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो अगर पत्ते होंगे तो सूरज अपने प्रकाश को उन पत्तों पे डाल के वाष्पोत्सर्जन कर लेगा और पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इन पौधों में, जैसे आप नागफनी देख लीजिए, तो जैसे ये मान लीजिए नागफनी का पौधा है, ऐसे ऐसे कांटे निकले हुए, पत्ती की जगह क्या है? कांटे। इन्होंने अपने आप को अनुकूल कर लिया, यानी कि अपनी पत्तियों को सिकोड़ लिया। पत्तियों को सिकोड़ कर इन्होंने क्या किया? पत्तियों को सिकोड़ कर इन्होंने कांटे का रूप दे दिया, यानी कि वो कांटे ही इसकी क्या है? पत्तियां हैं। अब उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। जब क्षेत्रफल बहुत छोटा होगा तो भोजन तो बना लेंगी अपने काम भर का, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, यानी वाष्प जो उत्सर्जित होता है सूर्य के प्रकाश पड़ने पर पत्तियों पर, उसकी मात्रा क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण ये वहां पर सरवाइव कर जाएंगी। ये चीजें समझ में आई? यानी कि जो कटीली झाड़ियां हैं, तो उनके जो कांटे हैं वो क्या है? पत्ते हैं। वो अनुकूलन की स्थिति में आकर के अपने आप को कांटों का रूप ले लिए हैं, जिससे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कम से कम क्षेत्रफल पे पड़ेगी, तो कम से कम वाष्पोत्सर्जन होगा। इस प्रकार ये उस निर्जन पानी रहित क्षेत्र में अच्छे से जीवित रह सकेंगी। तो इनकी ये कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको अलग से बता दी। आइए हम तीसरे प्रकार के वनस्पति पर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे पर्वतीय वन।
क्या बोलेंगे जिसको हम लोग? पर्वतीय वन। आइए दोस्तों, सॉरी, चौथे प्रकार की वनस्पति है हमारी पर्वतीय वन। आइए, चौथी प्रकार की वनस्पति है पर्वतीय वन। ठीक है, तो आप मैप में देख रहे होंगे ये, यानी कि भारत के उत्तर का भाग तथा नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूर्वोत्तर भारत में उत्तर का, यानी कि अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है? पर्वतीय वनों की श्रेणी में आता है। तो आइए पर्वतीय वनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां जैसे जैसे कहां पर? ऊंचाई पर। कहां पर दोस्तों? ऊंचाई पर। जैसे जैसे ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां जैसे जैसे ऊंचाई पर पाई जाती हैं, तो उसमें तापमान की कमी के कारण क्या? तो उसमें तापमान की कमी के कारण, उसमें क्या दोस्तों? तापमान में कमी के कारण, तापमान में कमी के कारण वनस्पतियों में हमें अंतर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वनस्पतियों में हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि जैसे ये पर्वत है, क्या है? पर्वत है। यहां से यहां तक की ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर है। ये 3000 मीटर तक है। ये आपका 4000 मीटर है और 4000 से ऊपर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर हमने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर गए यहाँ पे टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस मिला, और ऊपर गए आपको टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस मिला, यहाँ पे आपको गए 0 डिग्री सेल्सियस मिला, इसके ऊपर गए आपको माइनस में 20 डिग्री मिला। यानी कि जो पौधे 25 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस में जीवित है वो 10 में नहीं रह सकते, 10 वाले पौधे 5 में नहीं रह सकते, 5 वाले पौधे 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं रह सकते, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पौधे 20 डिग्री सेल्सियस में नहीं रह सकते। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाएगी उनके प्रकार में क्या होगा दोस्तों? अंतर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा दोस्तों? उनके प्रकार में अंतर पाया जाएगा। तो उस अंतर को आइए हम लोग इस विषय वस्तु में पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी आधार पे इसको हम पढ़ेंगे। तो लगभग ऊंचाई के आधार पे हम प्राकृतिक वनस्पतियों में जो पर्वतीय वन है 4 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो आपका है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। पहला ए आपका क्या है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। चौथे का ए आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, ये वन कहां पाए जाते हैं? ये वन 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऊंचाई
तक पाए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो पाए जाते हैं? तो इनमें चौड़ी पत्ती वाले पौधे पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले। इसमें चौड़ी पत्ती वाले पेड़, जैसे क्या है? ओक और चेस्टन। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब अगला आपका है शंकुधारी वन। दूसरा क्या है? चौथे का बी, शंकुधारी वन। ये जो वन है 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्या ये वन 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब इन वन में कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे? जैसे चीड़, क्या पाए जाएंगे? चीड़, किसको हम पाइन बोलते हैं या देवदार। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवदार। देवदार के बाद स्प्रूस और सीडर, स्प्रूस और सीडर और सिल्वर सर्फ। अगला क्या है? सिल्वर फर्न। ठीक है, तो जो शंकुधारी वन है ये 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा? आपका आर्द्र शीतोष्ण है, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके शंकुधारी वन, शंकुधारी वन मतलब ऐसे वन जो इस टाइप के हो, यानी कि यहाँ पे बर्फबारी होगी, इसके ऊपर जो बर्फ गिरे तो पेड़ पे अटके नहीं, पेड़ का नुकसान ना हो, वो बर्फ सीधे स्लाइड करके नीचे आ जाए, वो बर्फ सीधे स्लाइड करके नीचे आ जाए। ये प्रकृति की अपनी एक अनोखी संरचना है जो इंसानों द्वारा तो अभी कल्पना के परे है कि भगवान ने जिसको जहां भी जिस परिस्थिति में दिया है रहने का स्थान, उस व्यक्ति को उस परिस्थिति में ढलने के लिए उसकी संरचना वैसे ही बनाई है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमारे आपके परे हैं। ठीक है, तो ये संरचना भी उसमें से एक है। जैसे मानव शरीर की संरचना, ब्रह्मांड की संरचना, गैलेक्सी की संरचना, किसी तारे की संरचना, सूर्य की संरचना, तो कुछ चीजें हमारे वातावरण में उपस्थित समुद्र में, समुद्र तल के नीचे की संरचना, जिसके बारे में हम अभी तक सिर्फ 5% भी खोज नहीं कर पाए हैं। और जबकि हम इस ब्रह्मांड के उस 1% जीव में से हैं जो बहुत समय से सर्वाइव करता हुआ चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आपका चौथे का सी हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चौथे का सी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी कि जब हम 3000 मीटर की ऊंचाई, यहां से जब हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे दोस्तों? घास। क्या पाए जाएंगे दोस्तों? घास। यानी कि कहां पर? 3000 से ऊपर लगभग 3600 या 4000 मीटर तक जाएंगे तो वहां पे क्या पाया जाएगा दोस्तों? घास। उन घास को हम किस नाम से जानते हैं? जूनिपर, पाइन, बर्च, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जूनिपर। जूनिपर, पाइन, बर्च। इन घास के मैदान में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लोग, जिन्हें हम गुजर बकरवाल समुदाय बोलते हैं, अपने जानवरों को ठंड के दिनों में चराने लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे जब थोड़ा सा हम और ऊपर बढ़ेंगे, लगभग 4000 या 4500 मीटर की ऊंचाई पर, तो वहां पर जो सरफेस होगा उसका एकदम यहाँ पे बर्फ होगा, पूरा यहाँ पे पूरा क्या होगा? बर्फ होगा। तो वहां पे तो घास पाई नहीं जाएगी, तो वहां पे फर्न, काई, फंगस, ये चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, तो वो कैसा आपका क्षेत्र कहलाएगा? वो अल्पाइन क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टुंड्रा या
अल्पाइन क्षेत्र, वहां पे क्या रहता है दोस्तों, हम इसे बोल देते हैं 4000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी दोस्तों? टुंड्रा वनस्पति, या जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पाइन। अल्पाइन, तो वहां पे काई क्या पाई जाती है? काई, फंगस, ये सब चीजें कभी थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश हल्का फुल्का मिला तो निकल आती है, जो किसी भी जानवर को खाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, बैक्टीरिया उसमें रहता है। इस तरीके से हमने लगभग पर्वतीय वन को हमने खत्म कर दिया। अब आइए हम पर्वतीय वन के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय वन के बाद अगला वन है आपका मैग्रोवा वन। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी मात्रा भारत में बहुत ही कम है। तो अगला वन है मैग्रोवा वन। कौन सा वन है दोस्तों अगला? मैग्रोवा वन, पांचवें प्रकार का वन है। ये जो वन है थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में 5 नंबर यहां हमने डाला है, 5 नंबर हमने यहां डाला, आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में और थोड़ा सा गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है मैग्रोवा वन। ये वन की खासियत क्या है? ये वन समुद्र से आने वाले खारे पानी को शुद्ध करते हैं। मैग्रोवा वन में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जिसे इसी कारण यहाँ पे जो डेल्टा बनता है उसको सुंदर वन का डेल्टा बोलते हैं। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी पर मैग्रोवा वन, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी, नर्मदा ताप्ती, सॉरी नर्मदा ताप्ती नहीं, कृष्णा गोदावरी महानदी, यहाँ पर जो डेल्टा बनता है वहां पर मैग्रोवा वन, और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर मैग्रोवा वन, और थोड़ा सा आपके गुजरात में मैग्रोवा वन पाया जाता है। इन मैग्रोवा वन जो होते हैं इनकी जड़ें ऐसे पानी में जा करके फिर ऐसे ऊपर निकल आती हैं, और इनकी पत्तियां क्या होती हैं, लवणों को अवशोषित करके पानी को शुद्ध करती हैं। ठीक है ना? और इनकी पत्तियां हमेशा, इनकी जड़ें हमेशा पानी से बाहर निकल आती हैं, और जो कटान होता है ये वन समुद्र के अगर किनारे है तो कटान को रोकते हैं, जमीन को मजबूती प्रदान करते हैं, सूर्य से फोटोसिंथेसिस करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं। इस वन की यही सब खासियत है। भारत में सबसे बड़ा मैग्रोवा वन क्षेत्र पश्चिम बंगाल के पास है, दूसरे नंबर पर आपके गुजरात के पास है, तीसरे नंबर पर आपके आंध्र प्रदेश के पास है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मैग्रोवा वन की वृद्धि कहाँ हुई, तो आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश में। अब आइए इसमें 2 प्रश्न पे हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देते हैं। पहली चीज, जो आपका ये पश्चिमी घाट है, क्या है? पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट में दोस्तों यहां से आप देखेंगे तो ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढाल पर वृक्षों ज्यादा है और पूर्वी ढाल पर वृक्षों की संख्या कम है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कारण है कि जब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ऐसे टकराता है, तो पश्चिमी घाट पर पश्चिमी ढाल की तरफ सर्वाधिक क्या करता है? वर्षा। और ये क्षेत्र वृष्ट छाया प्रदेश कहलाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं करता। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ऐसे बीच में उठा हुआ है, तो यहां से आया, टकराया, पश्चिमी ढाल पे क्या हुई? वर्षा, और इधर वर्षा नहीं हुई, तो यहाँ पे वनस्पति कम और यहाँ पे वनस्पति ज्यादा। एक ही। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिमालय का जो ये गिरपात प्रदेश है, तो जैसे मान लीजिए ये गिरिपात प्रदेश है, तो इसके दक्षिणी ढाल और पूर्वी ढाल को देखा जाए तो दक्षिणी ढाल पर वृक्षों की संख्या अधिक और पूर्वी ढाल पर वृक्षों की संख्या कम। ऐसा क्यों? तो यानी कि जब पश्चिमी विक्षोभ यानी कि उत्तर पश्चिम से जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पे टकरा कर क्या करती हैं? बहुत अच्छे से वर्षा करती हैं। कहाँ पर? दक्षिणी भाग पर, हिमालय के गिरपात प्रदेश के। तो यहाँ पर वनस्पतियों की अधिकता और इधर वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियों की कमी। कहाँ? दक्षिणी ढाल की अपेक्षा। क्योंकि दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है 2 भागों में आता है, एक जेट जो निकल जाता है भारत के ऐसे ऊपर से, और दूसरा ऐसे आता है तो टकरा के यहाँ पर क्या कर लेता है? वर्षा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की, आप लोगों को समझाया,
और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। और चैनल, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो आपके जानने वाले हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, या किसी वनडे एग्जाम को पढ़ रहे हैं, या किसी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा सेक्शन जहाँ पे जीएस आ रहा है वो, या जो बच्चे एकेडमिक पढ़ रहे हैं वो, ये एनसीईआरटी जिस हिसाब से मैं डिटेल में डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िए, लाभ लीजिए और लोगों को बताइए, लोग भी देखें और इससे लाभान्वित हो और आप लोग मेरा चैनल आगे बढ़ाइए। आप लोगों से यही अपेक्षा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।